हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वेदांत और आज के इस नए वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10 की फिजिक्स का चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। हम इस पूरे चैप्टर को काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले और ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। उसी पार्ट्स की सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टार्टिंग अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। अगर आप इन पूरी वीडियो की सीरीज़ को देखते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना और सारे पार्ट्स को ज़रूर देखना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना इस तरीके आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हमें फोर्स महसूस करने को मिलता है। जैसे कि आपने क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कि वो क्या होता है? मैटर। अब उसी मैटर की हम प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। जो आपने मैटर पढ़ा था उस मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। जिससे क्या होता है कि हमें एक फोर्स महसूस होता है। स्पेसिफिकली फोर्स महसूस होना मतलब क्या? या तो अट्रैक्ट या तो रिपेल होना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने? दो टाइप्स है इसमें है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। क्या है? फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। और थर्ड एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम, जिसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं। देखो ये है हमारे पास न्यूक्लियस, फिर ये यहाँ पे हमारे पास बाहर के शेल में है इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। तो जैसे कि हमने देखा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाहर की शेल में होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है उसका, जैसे कि उससे नाम से पता चलता है न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है। मगर ये जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। वैसे ये क्या कह रहे हैं? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर ये हमने इस इलेक्ट्रॉन को उठाया, इस एक ही इलेक्ट्रॉन को उठाया तो उसके ऊपर हमने चार्ज काउंट किया तो कितना चार्ज होगा? वो चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने इस इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन्स शेल में शेल में जो है उसमें से अगर हम एक भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसके ऊपर का हम चार्ज मेजर करते हैं तो वो चार्ज कितना होना चाहिए? वो चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होना चाहिए। ये इसका कहना है। तो अभी अगर आपको कोई कहता है क्या कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे कि इस ऑब्जेक्ट पे ये सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर पे अभी नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये कहना क्या चाहता है एक्चुअली? इसको आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होना यानी क्या और एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज होना ये क्या होता है, ये हम समझते हैं अभी। ये देखो, सबसे पहले हम ऊपर वाला देखते क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज। क्या? ऑब्जेक्ट हैव अ नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एटम, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी किया था। जो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्या अभी लिख लेते हैं बाजू में, क्या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं? वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता है। इसी कंसेप्ट को हम अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो, अगर हमने एक स्ट्रक्चर निकाला या स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखते हैं। अगर मेरे पास सपोज करो एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अभी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स।
कोई भी ऑब्जेक्ट है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ नहीं करेंगे हम, ये क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब होता है वो अभी समझना है आपको। यहाँ पे अगर प्रोटॉन्स 10 है और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर 12 है या 10 से ज़्यादा है, 12 भी नहीं 11 भी नहीं मगर 10 से ज़्यादा, कि ऐसे क्यों कह रहा हूँ, देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हमको क्या कहना है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है। अब ये ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज कब हो सकती है, उसके पास जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना। हमें क्या कहना है इधर, ये नेगेटिवली चार्ज कर रहा है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स अभी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। कैसे, अब यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने 10, मगर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे 10 होते तो वो न्यूट्रल होता, मगर यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स 2 ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो यहाँ पे क्या है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है नेगेटिवली चार्ज है। क्या है नेगेटिवली चार्ज, इसका कहना ये होता है कि, इसका कहना क्या होता है एक्चुअली, इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये कहना क्या चाहता है एक्चुअली, अगर आपको कोई कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट है नेगेटिवली चार्ज, तो उसका मतलब क्या होता है, इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसका कहना ये होता है। अगर आपको कोई कहे व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैव अ पॉजिटिवली चार्ज, एक किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पॉजिटिव चार्ज, इसका कहना अभी आप समझ गए हो, उसमें हम इससे समझते हैं, अभी उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन्स कितने उससे समझते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 10 है और अभी प्रोटॉन्स 15 है, क्या प्रोटॉन्स 15 है, क्यों, क्योंकि अभी हमको क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो अभी क्या है पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है प्रोटॉन होता है, तो उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इसीलिए तो वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता, क्यों, अभी आप समझ ही गए, देखो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 है और प्रोटॉन्स 15 है, ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर आपको कोई कहे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ए पॉजिटिवली चार्ज, तो उसका मतलब क्या होता है कि इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स। ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अभी बताया। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। अभी हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे, तो चार्ज को अगर आपको डिनोट करना था तो किससे करते हैं हम, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके स्मॉलर यूनिट्स क्या है चार्ज के, मिलीकुलम, इसको हम मिलीकुलम कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मिलीकुलम, और वो कितना होता है 10⁻⁻3, और ये है माइक्रोकुलम जिसकी क्या है वैल्यू क्या है 10⁻⁻6, ये इसका स्मॉलर यूनिट्स हो गए। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये आप बचपन से पढ़ के आ रहे, मतलब यानी कि 6-7 से, क्या, लाइक चार्जेस रिपेल, और क्या, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो अभी हमारी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों सेम चार्ज है, क्या है सेम चार्ज है, अगर इन दोनों ये एक साथ ऐसे सामने आ गए तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे, ऐसे दूर भागेंगे। अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप दोनों को ऐसे यहाँ पे लाते हो तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। क्या इसी प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सिर्फ पॉजिटिव हो ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये भी नेगेटिव है, अगर ये पास करने की कोशिश करेंगे आप उससे, तो वो रिपेल करेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। मगर जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि एक ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, किसकी, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है। क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो भी लाइक चार्जेस होंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। अगर वो अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, अगर ऐसा होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ है चार्ज की। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी आसान है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। इसको हम अभी पढ़ते हैं, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम डेली लाइफ से भी रिलेट करते हैं। अगर आप कभी मार्केट में गया, अगर आपको बुक्स खरीदने होंगे तो आप कितने बुक्स ले सकते हैं, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, एज पर योर विश। मगर आप ऐसे तो नहीं कर सकते भैया मुझे 1.5 बुक चाहिए, यानी कि ये 1 बुक और इसका आधा, ऐसे तो नहीं मिल सकता आपको। या अगर आप कभी मार्केट में फ्रूट्स लेने गए तो अगर आपको मैंगोज चाहिए, आप ऐसे तो नहीं कह सकते मुझे 2.5 मैंगो चाहिए, ये कैसी सेंस वाली बात ही नहीं होती ना। अगर आपको चाहिए तो 1 लो 2 लो या आधा किलो 1 किलो,
इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, मगर ये 1.5 ऐसे कैसे मिल सकता है? ये उसी तरीके से अगर आपको चार्ज पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैलकुलेट करना है तो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा आपने अभी पढ़ा था क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स पे अभी चार्ज कैलकुलेट करना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, 3 पे तो इंटू 3। ये इसी तरीके से आपको बताता है चार्ज के ऊपर। इसके लिए आपको फार्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू एन ई। क्या, Q इक्वल्स टू एन ई। अगर आपको इसमें जितने भी क्वेश्चंस अभी एग्जाम में आएंगे आपको ये इसी फॉर्मूले से बनने वाले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले। क्यों, इसमें आपको कभी चार्ज पूछेंगे, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे। तो अभी आपको मैं बताता हूँ क्यू क्या होता है, एन क्या होता है, ये क्या होता है। क्यू क्या होता है, क्यू का मतलब होता है चार्ज। अभी आपने देखा ये क्या है, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या, ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो फॉर्मूला है क्या, Q इक्वल्स टू एन ई, ये आपके सारे क्वेश्चन बना देगा क्वांटाइजेशन के ऊपर के। इसमें से क्या कभी Q दिया नहीं होगा, आपको एन ई दिया होगा, उसे आपको फाइंड करना होगा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपको मिसिंग होगी, वो आपको फाइंड करनी होगी। ये काफ़ी सिंपल है। जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली डिटेल में। अभी चलो ये क्वेश्चन हमने भी यहाँ पे लिख के लिखे दो, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या क्या, कैलकुलेट चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन्स। क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स पे हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पे। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सेम वे में अभी देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी कैलकुलेट चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई। हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें याद होना चाहिए कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा। ये कितना, ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स पे लगा हुआ है, ये चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन्स पे लगा हुआ है। कितना, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन्स पे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। आपको एग्जाम में सिर्फ इसी फॉर्मूले से क्वांटाइजेशन के ऊपर के सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, इसमें से सिर्फ एक चीज़ मिसिंग होगी। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है इसमें तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 कूलम ऑफ चार्ज। कितने, यहाँ पे चार्ज कितना है, 3 कूलम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करने हैं। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन। सिंपल सिर्फ एक फॉर्मूले से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि Q इक्वल्स टू, यानी हमारे पास चार्ज कितना गिवन है, 3 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें फाइंड करने हैं, और इसकी वैल्यू तो आपको पता होती है, वो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको अभी यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कितनी आएगी अभी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1.87 इंटू 10⁻19। क्या, 10⁻19। ये कितना, ये चार्ज है, सॉरी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इस पर चार्ज कितना लगा हुआ है, 3 कूलम का चार्ज लगा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन्स पे अभी, 1.87 इंटू 10⁻19। ये हमें फाइंड क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड की। अब आपको इसी में से पूछेगा, एक देगा एक नहीं देगा, एक नहीं देगा तो दूसरा नहीं देगा। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन इसके सॉल्व करने किसके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर के। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जिससे डेफिनेशन के इलेक्ट्रिक करंट की, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। दूसरी डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। देखो क्या, फ्लोइंग ऑफ वाटर, जब बहुत सारा पानी एक जगह से बहता है तो क्या बनता है, वो वाटर करंट। ठीक है, उसी तरीके से जब बहुत सारे जो चार्जेस होते हैं, हमने चार्ज के बारे में जब से हम पढ़ रहे हैं, जब बहुत सारे चार्ज एक जगह से बह जाते हैं, एक जगह से जाते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि बहुत सारे चार्ज जब एक जगह से पास होके जाते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसका ये सिंपल मीनिंग है। क्या, डेफिनेशन में आप जैसे पढ़ ही सकते हो, क्या है, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से फ्लो होते हैं तब जाके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। उसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का, I इक्वल्स टू QT। इसमें जो I होता है ये हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ करते हैं। I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम वो होता है इलेक्ट्रिक करंट।
उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इसको हम कैपिटल ए से लिख सकते हैं। देखो अभी ये स्टेटमेंट आपको काफ़ी डिटेल में समझना होगा, आपको इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए मैं अभी इसको ध्यान से देखो। क्या तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम है, विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेंट इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको ये पढ़ के समझ में नहीं आया तो आपने अभी कुछ देर पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, जिससे आप इसका आंसर इजीली निकाल पाओगे। वो कैसे, देखो अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब इसका उसी का कंसेप्ट है ये। इसका सिंपल मीनिंग ये कहना क्या चाहते हैं, सबसे पहले आपको मैं वो समझा देता हूँ। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम विच इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो 1 कूलम ऑफ चार्ज ये कितने इलेक्ट्रॉन्स में कंटेन होता है, वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स में 1 कूलम का चार्ज होता है। इसका कहना ये है। अभी देखो हम Q = N से सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, सिर्फ यहाँ पे कूलम बोला है, यानी कि 1 है, इसमें क्वांटिटी हमें नहीं बताई क्या, इसलिए चार्ज कूलम कितना है, 1 है। ये आपको अभी फाइंड करना है, मगर ये अभी इधर डायरेक्टली दिया है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अभी आपको फाइंड क्या करना है, यानी कि एक कूलम चार्ज, क्या एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स में होता है वो आपको फाइंड करना है। जब आप n की वैल्यू निकालोगे, कैसे 1/1.6 × 10⁻19, जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 × 10⁻18। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 है, 7 नहीं, 1 है ये। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप इस तरीके से सॉल्व कर पाते हो। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, सिंपल मीनिंग ये है कि क्या कह रहा है ये 1 कूलम ये जो चार्ज होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। ये इसका कहना है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें क्या है, एमीटर इज यूज टू मेजर करंट। यानी कि जो हम अब तक करंट पढ़ रहे थे उसको मेजर करने का जो डिवाइस होता है, किसको, करंट को मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसका नाम होता है एमीटर। क्या, उसे हम कहते हैं एमीटर। एमीटर ये जो डिवाइस है वो करंट को मेजर करता है कि एक्चुअली कितना करंट बह रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये जो हमने पढ़ा था क्या 1 एम्पियर। एम्पियर क्या है, SI यूनिट ऑफ करंट। तो उसके छोटे यूनिट्स क्या है, मिली एम्पियर, जो कि 1 मिली एम्पियर कितना होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर, और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर। ये आप याद कर सकती है, काफ़ी सिंपल है, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट आपको एक इंटरेस्टिंग सा सवाल यहाँ पे देखो, क्या अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में बह रहे हैं, किस डायरेक्शन में, यहाँ के इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। मगर आपसे मैं अभी पूछूं कि क्या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि यार इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, और करंट का भी डायरेक्शन ही होगा। नहीं, मतलब इसका डायरेक्शन कौन सा होता है अभी बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वे में, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है। मगर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो अपोजिट होगा। क्या, वो अपोजिट होगा, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है अभी, इस डायरेक्शन में अपोजिट। ये इसका कहना होता है। मतलब ये ऐसे क्यों मानते हैं कि अगर चार्जेस यहाँ से बह रहे तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ ऐसे होगा, ये सिर्फ कन्वेंशन माना जाए, सिर्फ माना जाता है, इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है। या आपको भी मानना है अभी, क्या उधर नहीं समझ में आया तो इधर देखो। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अभी इस डायरेक्शन में ऐसे बह रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। ये आपको जानना होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था करंट का, क्या I = Q/T। डिफाइन 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे जो करंट है I कितना है 1 एम्पियर करंट कब होता है। इसका आंसर है जब ये जो चार्ज है ये कितना है
1, इसका मतलब 1 कूलम का चार्ज जब 1 सेकंड में पास होता है तब जाके 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इसका कहने का मतलब ये है, यानी कि अगर ये एक यूनिट एरिया है, अगर ये एक यूनिट एरिया है और इसमें से 1 कूलम का चार्ज, कितना 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, इसमें 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। ये इसका कहना है, क्या डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट का। तो हम कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं, जिसमें आता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? मटेरियल विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कंडक्टर्स क्या होते हैं? मटेरियल विच अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो मटेरियल अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो आने देता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। यानी कि जो भी मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है वो सब कंडक्टर्स है। जैसे कि आप कॉपर, एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आपके घर में जो वायर्स होते हैं वो कॉपर से बने होते हैं। क्यों? उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसमें से बहता है, वो जो कॉपर है वो रोक के नहीं रखता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को, वो बहने देता है, इसलिए वो क्या है? कंडक्टर। ये इसके एग्जाम्पल्स। अब अपन जानते हैं इंसुलेटर, यानी कि जिसमें से करंट बह नहीं सकता, वो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल वुड में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करने को देखेंगे तो उसमें से पास ही नहीं होगा, क्योंकि वुड जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से बहने ही नहीं देता, पास ही नहीं होने देता, इसलिए उसका नाम क्या है? इंसुलेटर है। फिर आते हैं सेमीकंडक्टर्स, यानी कि सिर्फ थोड़े अमाउंट में वो अपने अंदर करंट को पास होने देते, ज़्यादा पास नहीं होने देते, सिर्फ थोड़े अमाउंट में। और उसमें क्या एग्जांपल? सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम। इसके आगे का नेक्स्ट जो भी हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या आपको इसमें के पूरे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं, ये भी नीचे कमेंट करना। और साथ ही साथ अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और हमारे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरी सीरीज़ के इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज़ का आपको देखना है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।